हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारा चैनल जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 के आपके जीएस के प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा है। डजेंट मैटर कि आप 1 to 5 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 6 to 8 का एग्ज़ाम दे रहे हैं या 9 to 12 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके सभी पेपर में जीएसजीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक अच्छा खासा एक स्कोर है जो आप लोगों को इससे मिलने वाला है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है उसको आप लोग जो है पढ़िएगा, याद करिएगा, मेमोराइज़ करिएगा। पूरी उम्मीद है कि आपको इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे और आपका एक बहुत बेहतरीन आप अपनी परफॉर्मेंस अपने एग्ज़ाम में दर्ज कराएंगे। तो चलिए इसी बात के साथ में हम अपना आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए उसको पढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न ये है कि संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया था और कहाँ पर रखा गया था। आप जानते हैं कि संपत्ति के अधिकार को पहले मौलिक अधिकार में रखा गया था। पहले जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसी में संपत्ति का अधिकार था, लेकिन उसके बाद एक संशोधन के द्वारा जो है इसको फिनिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया कि भाई ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है और इसकी पोजीशन चेंज कर दी गई थी संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो आपको यही बताना है कि कौन से संवैधानिक संशोधन में, कौन से ईयर में ये आपका हुआ था, मतलब कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था और उसके बाद उसके कहाँ पे उसकी नेक्स्ट प्लेसिंग कहाँ पर थी। तो आपका ईयर 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, मतलब आपका जो 44 अमेंडमेंट है उसमें जो है जो कि 1978 में हुआ था, उसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके आपका आर्टिकल 301 यानी कि 300 का में रख लिया गया था। तो यहाँ पर तीन बहुत ज़रूरी बातें हैं। सबसे पहले कि आपको ईयर याद होना चाहिए कि कौन से ईयर में मौलिक अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। तो ईयर आपका 1978 है। संशोधन कौन सा था? तो अमेंडमेंट आपका था 44वां संविधान संशोधन। और उसको कहाँ पर फिर उसके बाद उसकी नेक्स्ट प्लेसिंग की गई थी? तो वो आर्टिकल 300 क यानी कि 301 क्या ए में की गई थी। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, संविधान के पिता कहा जाता है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कौन से मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी। मतलब कि जब इस ऐसे जैसे इसके दो उत्तर होते हैं, जैसे कभी कभार ये आता है कि संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा किसको दी जाती है, तो वहाँ पर आपका उत्तर दूसरा हो जाएगा। लेकिन जब ये प्रश्न करके आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन्होंने कौन से मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, वहाँ पर इस उत्तर की ज़रूरत होती है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा जो है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है कि सिखों द्वारा कृपाण धारण कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। मतलब जो आपके सिख होते हैं, कृपाण मतलब वो एक छोटी सी चाकू टाइप की, तलवार टाइप की रखते हैं अपने लोग साथ में। यूजुअली आप इस तरह का कोई भी नुकीला या धारदार हथियार जो है अपने साथ में नहीं रख सकते हैं। ये उतना मतलब इसको ये वर्जित है, ये उतना नहीं है। लेकिन सिखों को ये अधिकार है क्योंकि ये उनके धर्म से संबंधित है, इसलिए उनको ये परमिशन दी गई है। तो ये कौन से परमिशन में दी गई? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका अनुच्छेद में आपका जो अनुच्छेद है उसके अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 25 में ये क्वेश्चन आता है काफ़ी ज़्यादा कि सिखों द्वारा कृपाण धारण कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो आर्टिकल 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अभी अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसका आपका अनुच्छेद कौन सा है। यानी कि आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक का जो आपका आर्टिकल होता है वो आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। मतलब आप कौन से धर्म को मानते हैं, कौन से धर्म को पूछते हैं, ये आपका अपना अधिकार होता है, आपके मौलिक अधिकारों में आता है जो है। और उसका जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल 25 से 28 तक है। और इसी में आपका आर्टिकल 25 में आपका आता है कि सिखों द्वारा कृपाण धारण करना, नुकीली धारदार छोटा सा चाकू जैसा वो रखते हैं। आप अगर कभी ध्यान दीजिए किसी सिखों को देखेंगे तो वो हमेशा अपने साथ रखते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला, बच्चों के शोषण से संबंधित
रक्षा का अधिकार का कौन से अनुच्छेद में वर्णन है। मतलब जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, 14 साल से छोटे बच्चे, उनको आप उनसे कोई आप लेबर वर्क नहीं करा सकते हैं, उनसे आप उनका शोषण नहीं कर सकते। मतलब उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़, कोई भी गलत काम, कोई भी आप काम कराना, नौकर बना के रखना या फिर उनको एजुकेशन से दूर रखना, ये सब सारी जितने भी मतलब बच्चों से संबंधित जितने भी कोई भी जो है क्राइम नहीं होना चाहिए उनसे संबंधित, तो ये सब जितने भी बच्चों के शोषण से जो संबंधित आपका रक्षा का अधिकार है, इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 24 है। अगला, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। तो आपका जो प्रेस होता है, जो मीडिया होता है, वो स्वतंत्र होती है अपने आप में। तो ये जो है इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 19 है, 19 अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद विदेशी यात्रा को संरक्षण प्रदान करता है। मतलब जब आप किसी भी फॉरेन कंट्री में आप अगर जैसे जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो वहाँ पर भी आपका एक आर्टिकल आप लोगों के साथ में होता है कि भाई मतलब वहाँ पे उस यात्रा को जो संरक्षण प्रदान करने वाला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। मतलब ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये क्या होता है कि भाई जो ये कुछ पेपर को थोड़ा टफ करना होता है। वैसे तो कुछ ऐसे पॉपुलर क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, तो वो कोई भी इंसान अगर प्रीवियस ईयर पेपर भी याद करता है तो वो उन क्वेश्चंस को याद कर लेता है। लेकिन जब पेपर को थोड़ा टफ करना होता है तो ऐसे ऐसे निकाल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी तो पेपर आसान आते ही कहाँ हैं, अभी तो सारे पेपर आपके कोशिश करके जितना हो सके उतना टफ बनाया जाता है। तो अभी उसी तरह से आपका एक प्रश्न है कि कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। जो NRIs होते हैं उनको कौन सा, जो विदेशी नागरिक जो आपके आते हैं उनको कौन सा जो है अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो वो अधिकार आपका उनका होता है, मूल अधिकारों में से वो होता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। मतलब कि जो आपके मौलिक अधिकार थे, मतलब ऐसा होता था कि भाई पहले इसमें जो चेंजेस किए जाते हैं, जो इसमें अमेंडमेंट होता है, जो संशोधन होता है, इसके लिए भी लड़ाई लड़ी गई है। तो इसके लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी तो वो केशव नंद भारती जी थे। तो केशव नंद भारतीवाद जो है इसके मतलब इसमें जो पूरा उनका जो हुआ, मतलब कि सारा डिस्कशन, वो जो भी सब सारी चीज़ें आई सामने, तो उसके बाद फिर इस प्रश्न का उत्तर बन जाता है कि केशव नंद भारतीवाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। कौन से वाद के अनुसार, मतलब केशव नंद भारतीवाद के अनुसार या उसके बाद में जो है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब कुछ नारे हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो मतलब किससे संबंधित है, किससे जुड़ी हुई हैं, वो आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। तो जैसे सबसे पहला है कि जय जगत। जय जगत का नारा किसने दिया था। तो जय जगत का नारा जो है वो विनोबा भावे जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, मतलब हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये किसने कहा था। तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था। नेक्स्ट है कि वेदों की ओर लौटो, मतलब वेदों की ओर लौट चलो, ये किनके का प्रसिद्ध आपका नारा है या फिर किनके प्रसिद्ध डायलॉग है। तो वो दयानंद सरस्वती जी का प्रसिद्ध डायलॉग है कि भाई वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट है कि आराम हराम है, ये नारा दिया था हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो, ये नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। और नेक्स्ट है कि हे राम, मतलब ये लास्ट वर्ड थे उनके जो है कि हे राम, ये इससे संबंधित सबसे मतलब ये प्रसिद्ध शब्द किसके हैं। तो वो भी महात्मा गांधी जी के हैं। अगला है साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा किन्होंने दिया था। तो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था लाला लाजपत राय जी ने। नेक्स्ट है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किन्होंने कहा था। तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज ये कहा था हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला आपका आता है कि जन गण मन आपका राष्ट्रगान है। तो जन गण मन आपके राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं उनका नाम बताना है। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूजुअली हम मान के चलते हैं कि आपको पता है, लेकिन अभी वीडियो देखने वाले और बहुत सारे ऐसे बच्चे निकल आते हैं कि जिनको ये भी नहीं पता होता है।
तो क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, पूछ लिया जाता है, और अगर आप ये भी गलत कर जाए तो फिर क्या कहना। तो इसलिए भाई अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है उनके लिए ये प्रश्न है कि जनगण मन यानी कि हमारा जो राष्ट्रगान है उनके रचयिता कौन है। तो श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। नेक्स्ट है, जैसे आपने राष्ट्रगान का उसको मतलब पढ़ा, ऐसे ही राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसके आपके रचनाकार कौन है। तो इसके आपके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। नेक्स्ट है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी रचना किन्होंने करी थी। तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा इनकी रचना करी थी श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज का जो जितना भी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया गया होगा, आप लोगों ने उसको ध्यान से समझा होगा। और उसके बाद ये जो कुछ भी मैं पढ़ाती हूँ, हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है जो लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के नाम से है। अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ मैं वहाँ पर जो भी क्लासेस ली जाती है सब कुछ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है। और साथ में और भी एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं वो सभी टेलीग्राम चैनल पे शेयर की जाती हैं, जो आप सभी फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका रहता है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका जो है मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मुझे उम्मीद है कि ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। बात अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे आपको ये सुविधा होती है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाती है। तो पूरी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में।